न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स फॉर द डायबिटीज केयर। तो डायबिटीज होता है तो आपका 30% डाइट से चेंज होगा, 30% फिजिकल एक्टिविटी है और बाकी का 40% मेडिसिन से, जो टैबलेट हो सकती है, इंसुलिन हो सकती है। डायबिटीज के लिए इवन टैबलेट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो आपको इवन शुगर तो कंट्रोल करता ही करता है, उसके अलावा आपके हार्ट के लिए, किडनी के लिए भी प्रोटेक्टिव रहता है। अभी इंडिविजुअलाइज्ड इंसुलिन का भी ऑप्शंस ज़्यादा रहता है। आपको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन चाहिए, लॉन्ग एक्टिंग चाहिए, मीडियम एक्टिंग चाहिए, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग चाहिए, वो सब ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिनको पूरे दिन में 4 इंसुलिन लेने ही पड़ता है यूजुअली, तो उनके लिए इंसुलिन पंप भी अवेलेबल है, जो अपने आप आपकी बॉडी का शुगर मेजर करेगा, अकॉर्डिंगली वो अपना डोज सेट कर देगा और वो ऐसा ट्राई करेगा कि आपके बॉडी का शुगर कॉन्स्टेंटली 90 to 110 या उसी रेंज में रहे, ज़्यादा कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो। अगर बढ़ रहा है तो वो अपना इंसुलिन का डोज बढ़ा देगा और कम हो रहा है तो वो इंसुलिन स्टॉप कर देगा। वो सब ऑटोमेटिक होता है। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। हम बहुत सारे लोगों से रोज़ मिलते हैं और हमने ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोगों से मिले और उनके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ ना हो। आजकल ये सर्दी बुखार के जैसे बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो गया है और ये कितना सीवियर है इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, कितना डेंजरस है इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो आज इस एपिसोड में हम डायबिटोलॉजिस्ट के साथ बात करेंगे, जो स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और उन्हें एक बेहतर लाइफस्टाइल कैसे जी जाए वो बताते हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर वैशल शाह ऑन द शो। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते, थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जब डायबिटीज़ से डायग्नाइज होते हैं तब बहुत डिफरेंट तरीके के टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ होते हैं। सो कैन यू शेयर इन डिटेल कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ होते हैं? यस, डायबिटीज़ के एज सच तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो 90% लोगों को होता है रूटीन में, वो इधर टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। और ज़्यादा डायबिटीज़ के टाइप है, उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस है, बहुत सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं, वो सब अलग डायबिटीज़ होते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सबको ज़्यादा होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होता है, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। और दूसरा कॉमन जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जो यूजुअली यंग एज से स्टार्ट होता है। ओके। अब सर, बहुत सारे ऐसे भी डायबिटीज़ होते हैं ना जिनमें शायद वो सीवियर केसेस होते हैं जहाँ पे उनको इंसुलिन लगा के ही पूरा दिन घूमना पड़ता है। ये किस तरीके का डायबिटीज़ होता है? यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस वो ऐसा डिसीज है जिसमें बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसलिए उसकी एज ऑफ नाउ ट्रीटमेंट मेनली इंसुलिन ही है। और इंसुलिन हमारी बॉडी में अलग अलग टाइम से सिक्रेट होता है, जैसे खाने के बाद होता है और जो बेसल इंसुलिन रहता है वो भी रहता है। सो उन लोगों को दिन में 4 बार यूजुअली इंसुलिन लेना पड़ता है। और ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के जो पेशेंट होते हैं उनको अगर लेट स्टेज में शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो उन्हें भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ओके। अब सर, डायबिटीज़ की बात करें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन कौन से ट्रीटमेंट कब से शुरू करने चाहिए? जैसे कि किसी को डायबिटीज़ या फिर नॉर्मल रिपोर्ट कराते हैं, उसमें शुगर थोड़ा सा हाई आया है, तो उनको क्या करना चाहिए और कैसे उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है? जैसे रूटीन रिपोर्ट्स में हम जब कराते हैं डायबिटीज़ तो हाई आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जब स्टार्टिंग में आता है तब हमारा सबसे पहला एम होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनको दे, उनका डाइट में चेंज करे, उनकी एक्सरसाइज वगैरह सब करे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए। और अगर उससे भी नहीं आता है तो फिर हम टैबलेट से स्टार्ट करते हैं। रूटीन में इनिशियली 2 से 3 टैबलेट या 1 या 2 टैबलेट से भी आ जाता है। अगर बाद में भी नहीं आता है तो हमें इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है। ओके। अब सर, डायबिटीज़ में जैसे कि आपने कहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए आप प्रमोट करते हैं और डाइट और उनका जो पूरा खाने की जो भी चीज़ें उसमें आप रेस्ट्रिक्शंस देते हैं या फिर जो भी उन्हें खाना चाहिए वो बताते हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट is in the life of a diabetic patient? Yes, nutrition is one of the most important pillars for the diabetes care. यूजुअली मैं हमेशा पेशेंट को कहते हो कि जब आपको डायबिटीज़ होता है तो आपका 30% डाइट से चेंज होगा, मतलब आपके ट्रीटमेंट में 30% डाइट है, 30% फिजिकल एक्टिविटी है और बाकी का 40% मेडिसिन से, जो टैबलेट हो सकती है, इंसुलिन हो सकती है। डाइट और फिजिकल एक्टिविटी दोनों को कंबाइन करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए जाते हैं और जो दवाई का डोज है वो भी कम कर सकते हैं। जैसे क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए
जो भी डायबिटिक पेशेंट है, और क्या क्या उन्हें ओमिट करना चाहिए? कोई कहता है कि रोटी खानी चाहिए, कोई कहता है राइस नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है राइस खाना चाहिए। व्हाट आर द एक्चुअल थिंग्स? Yes. सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम बोलते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके। जिसे चीनी हो गया, मध हो गया, मतलब हनी है, जैगरी है, वो सब बिल्कुल अवॉइड करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अमुक सर्टेन अमाउंट तक चलता है। और जहाँ तक बात रोटी की वगैरह है, तो अगर आपके डाइट में सिर्फ 1 या 2 रोटी ही है तो फिर आप डिफरेंस नहीं है कि आप व्हीट की खाएँ या मल्टीग्रेन खाएँ, या बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आपके डाइट में 3-4 इतनी रोटीज़ रहती है तो बेटर ऑप्शन रहता है कि आप मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई रोटी खाएँ, जिसमें व्हीट भी है, बाजरा भी है, जवार भी है, वो सब और मकई का मिक्स करके जो आटा बनता है, उससे आपका ग्लाइसेमिक स्पाइक जो आता है वो कम आता है। राइट। और राइस के बारे में आप क्या कहेंगे? राइस एज सच यूजुअली हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल मत खाओ, लेकिन उसकी क्वांटिटी मॉडरेट कर सकते हैं। अगर आप मतलब 1 बाउल भर के राइस खाते हैं तो आधा कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। राइट। अब सर, जैसे आपने बोला फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं, तो उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है व्हेन अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज? यस, फिजिकल एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर एज आई सेड। वो फिजिकल एक्टिविटी मतलब हमारे यहाँ क्या है कि जस्ट वॉकिंग कर लिया मतलब फिजिकल एक्टिविटी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज होती है, एनारोबिक एक्सरसाइज होती है, वेट बेरिंग होती है और स्ट्रेचिंग होती है। मतलब यूजुअली हम ऐसा कहते हैं कि आप पर डे एटलीस्ट 30 मिनट्स अलॉट कीजिए फिजिकल एक्टिविटी को। उनमें से 20 या 25 मिनट्स तक आप वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मिस होता है वो है वेट बेरिंग। जब आप वेट बेरिंग करेंगे तब आपका मसल मास बढ़ेगा और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव होगी। यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के केस में सबसे ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसको रिवर्स करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी रहे। उसके लिए वेट बेरिंग एक अच्छा है, स्ट्रेचिंग भी अच्छा है। स्ट्रेचिंग में आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, वगैरह कर सकते हैं। राइट। अब सर, इसका कोई टाइमिंग होता है? जैसे कि आपको डायबिटीज़ डायग्नाइज हुआ है, 2 महीने हुए हैं, आपने फिर भी कंट्रोल आप कर रहे हैं, तो उनको ये एक्टिविटी करना ज़रूरी है, या फिर नाउ बिकॉज इट इज़ इन अंडर कंट्रोल एंड इट इज़ क्वाइट ऑफन मॉनिटर्ड एंड वो टैबलेट्स भी ले रहे हैं, तो क्या उनका फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी हो जाता है? यस, फिजिकल एक्टिविटी हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। तब हम जो टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं उसका डोज भी हम कम कर सकते हैं। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी से शुगर कंट्रोल में रहता है, उसका फ़र्क तो पड़ता ही है ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी। दोनों में फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रहता ही है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम क्या अलाउ करता है आपके प्रोफेशन के हिसाब से, कि आप कब टाइम दे सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए। यूजुअली मॉर्निंग इवनिंग का भी अच्छा रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक साथ 30 मिनट नहीं दे सकते। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन मैं ये देता हूँ कि आप ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद 10-10 मिनट एटलीस्ट चल लीजिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अभी जैसे आईटी प्रोफेशनल है या जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिस काफ़ी सारे लोगों की होती है, इंक्लूडिंग हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की भी सेडेंटरी होती है, तो उनको ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आपको जब बैठना ही है, लेकिन आप ऐसा ट्राई कीजिए कि 30 या 45 मिनट्स के बाद कंटिन्यूस मत बैठ रहिए। एटलीस्ट आप खड़े होइए, 2-4 मिनट घूम के आइए। कांस्टेंट एक ही पोजीशन में बैठना अवॉइड करना चाहिए, वो बेटर रहता है। राइट। जैसे कि आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी और साथ में डाइट, ये दोनों जो है अगर उसको बैलेंस रखें और उसको अच्छी तरह से हम ध्यान दें, तो हमारे डायबिटीज़ को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। Definitely. तो सर, ये कितना सीवियर होता है और कितना डेंजरस डिजीज है? इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं व्हेन अ पर्सन गेट्स डायग्नाइज्ड विद डायबिटीज़? मतलब डायबिटीज़ जो है वो दिमाग की तरह का होता है। अगर आपको बाहर से पता चले या ना चले, लेकिन अंदर से वो आपकी बॉडी को नुकसान करता ही रहता है। इसलिए उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। मेनली उसको माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। माइक्रोवास्कुलर मतलब आपकी किडनी में प्रॉब्लम होती है, आँख में प्रॉब्लम होती है, आँख की विजन कम हो जाती है लेट स्टेजेस में, और आपकी नस सूख जाती है, मतलब पैरों में चंचनाहट रहती है, दर्द रहता है, वो सब होता है। और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में जैसे हार्ट अटैक आता है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है वो होता है, स्ट्रोक आ सकता है, या आपके पेरिफेरल ऑर्गन को ब्लड, मतलब पैर के अंगूठे या वहाँ का ब्लड नहीं पहुँचता है, तो फिर आपको उसके भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बाद में एम्पुटेशन करना पड़ता है, वो सब तो है।
और दूसरा भी जैसे डायबिटीज़ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इसलिए जब भी आपको इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन सिंपल इन्फेक्शन मतलब माइनर इन्फेक्शन है तो भी आपको कॉम्प्लिकेशंस रहने के चांस हो सकते हैं, और उससे ऊपर आपको सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांस बढ़ जाते हैं, जो हेल्दी इंडिविजुअल में रूटीन में ऐसा नहीं होता है। ये मेंटल हेल्थ और उसको कैसे इम्पैक्ट करता है? डायबिटीज स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ में हमें लाइक वो हिंडर करता है या नहीं करता है? यस, इट इज़ अ टू वे। लाइक डायबिटीज़ डायग्नोस होने के बाद काफ़ी लोगों को मेंटल प्रॉब्लम मतलब मेंटल वो उनको होता भी असर भी होता है, उनको एंग्जाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन किसी को हो जाता है, वो तो है ही है। और दूसरे रिवर्स भी है, जैसे आपको मेंटल डिसऑर्डर है तो उससे भी आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओह, मेंटल की वजह से, मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से आप स्ट्रेस होते हैं, तब रूटीन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी बढ़ सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है, सब कुछ, हाई शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी बढ़ सकता है। इसलिए ये टू वे है। अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर है तो आपको चेक भी करना है कि आपको शुगर नहीं है, और अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो फिर आपको अपने मेंटल हेल्थ को भी कंट्रोल में रखना है, अच्छी तरीके से रखना है। सर बहुत फीमेल्स में पाया गया है कि वो उनको टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, Yes. तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? जैसे अगर यूजुअली हम योगा प्रेफर करते हैं, वो भी कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से भी मेंटल पे उसका असर होता है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी प्रमोट कर सकते हैं। और अगर ये सब क्लिनिकल है तब की बात है, अगर बहुत ज़्यादा हो सकता है तो हम साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। राइट। अब सर अभी के सिनेरियो में कुछ एडवांसमेंट्स मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट में कुछ आया है जहाँ पे बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अभी एक रीसेंट सर्वे में मैंने पढ़ा हुआ है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ इंडिया में है और इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ गुजरात में है। सो क्या ये कुछ एडवांसमेंट्स पाए गए हैं अभी के रीसेंट रिसर्च में? यस, अभी डायबिटीज़ के लिए इवन टैबलेट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कंपेयर टू जो पहले 15-20 साल पहले जो सिनेरियो था, उससे काफ़ी अच्छा टैबलेट्स में ऑप्शन मिलता है, जो आपको इवन शुगर तो कंट्रोल करता ही करता है, उसके अलावा आपके हार्ट के लिए, किडनी के लिए भी प्रोटेक्टिव रहता है। उससे होने वाले शुगर या हाई कोलेस्ट्रॉल से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी वो अवॉइड करने में हेल्प करता है। इसलिए टैबलेट्स में तो एडवांसमेंट है ही है। अभी इंडिविजुअलाइज्ड इंसुलिन का भी ऑप्शंस ज़्यादा रहता है। पहले 2 या 3 इंसुलिन्स अवेलेबल रहते थे, अब उसमें ऑप्शंस नहीं थे ज़्यादा। अभी आपको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन चाहिए, लॉन्ग एक्टिंग चाहिए, मीडियम एक्टिंग चाहिए, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग चाहिए, वो सब ऑप्शंस अवेलेबल है। और दूसरी बात करें तो जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिनको पूरे दिन में 4 इंसुलिन लेने ही पड़ता है यूजुअली, तो उनके लिए इंसुलिन पंप भी अवेलेबल है, जो अपने आप आपकी बॉडी का शुगर मेजर करेगा और अकॉर्डिंगली वो अपना डोज सेट कर देगा। ओके। और वो ऐसा ट्राई करेगा कि आपके बॉडी का शुगर कॉन्स्टेंटली 90 to 110 या उसी रेंज में रहे, ज़्यादा कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो। अगर बढ़ रहा है तो वो अपना इंसुलिन का डोज बढ़ा देगा, और कम हो रहा है तो वो इंसुलिन स्टॉप कर देगा। वो सब ऑटोमेटिक होता है। हाँ, खाने के वक्त बोलस आपको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल 24 आवर्स में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। सर प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी काफ़ी बार डायबिटीज़ पाया जाता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज़ आया हुआ होता है, और डिलीवरी के बाद कुछ लोगों को चला जाता है लेकिन कुछ लोगों को रह जाता है। तो ये कौन से टाइप का डायबिटीज़ है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सिर्फ प्रेगनेंसी में आता है, वो यूजुअली 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होता है, 2nd to 3rd ट्राइमेस्टर, लेट 2nd या अर्ली 3rd ट्राइमेस्टर में। उसे स्पेसिफिक जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द शुगर लेवल, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आइदर टैबलेट से भी कंट्रोल हो सकता है या मोस्ट केसेस में इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ती है। बाद में प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद डायबिटीज़ चला जाए, लेकिन आपको वो चेक करना पड़ता है, हर 6 महीने, हर साल में चेक करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस हो गया, जिसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुआ, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना है, हर 6 महीने या एटलीस्ट वंस अ ईयर। और अगर अर्ली पता चलता है तो लाइफस्टाइल चेंजेस, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो टैबलेट से कंट्रोल ला सकते हैं। अगर मदर और फादर दोनों को डायबिटीज़ है अर्ली एज में, सपोज 35 से पहले, 30-35 के बीच में डायबिटीज़ हैं, और इफ़ दे प्लान अ बेबी, तो क्या वो बच्चे को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं? और उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं?
यस, अगर ये मदर या फादर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ऐसा पाया गया है कि अगर मदर को डायबिटीज़ है, तो आपके बच्चे में 3% चांस है कि टाइप 1 डायबिटीज़ निकले, और अगर फादर को है, वो तो 10% चांसेस है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस निकले। लेकिन उसमें एज़ सच इंसुलिन की ही ज़रूरत पड़ती है, उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन ही है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है, वो पॉलीजेनेटिक है, मतलब उसका स्पेसिफिक एक जीन नहीं है, वो बहुत सारे फैक्टर्स मिला के है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, वो बेबी की लाइफ़स्टाइल कैसी रहती है, उसका वेट गेन क्या था, वो सब उसमें मैटर करता है। अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा है, एज़ सच मतलब इंडिया में ऐसा देखा गया है कि एवरी 1 आउट ऑफ 6 प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस रहता है, जो काफ़ी बार अनडिटेक्टेड चला जाता है या प्रॉपरली कंट्रोल नहीं रहता। तो उसमें डिलीवरी के वक़्त, डिलीवरी से जस्ट पहले और बाद में भी मदर और बेबी दोनों को कॉम्प्लिकेशंस रहने के चांस रहते हैं। जैसे बेबी का वेट ज़्यादा होगा, वो 4 केजी, 4.5 केजी हो सकता है, ओके। तो उसको सिज़ेरियन सेक्शन लेना पड़ता है, वो उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है। बेबी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स है, वो उसमें मैच्योरेशन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। बेबी को जॉन्डिस वगैरह सब आ सकता है, और मदर में भी सिज़ेरियन सेक्शन और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। और प्रेगनेंसी के वक़्त आपका अगर पहले से डायबिटीज़ है, तो आपका रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, जो किडनी और आँख में जो नुकसान रहता है, वो भी बढ़ने का थोड़ा-सा रिस्क रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए। और like is it advisable like not to get pregnant until unless you control your diabetes, ऐसा कुछ है? इफ इट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़, तो कोई ऑप्शन नहीं, मतलब वो एज़ सच वो क्योरेबल नहीं है, इसलिए ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है, तो यूजुअली क्या होता है कि बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब वो यूजुअली 25 टू 35 इयर्स की एज ग्रुप में रहते हैं, तो वो टेबलेट्स पे होता है, मतलब इंसुलिन की ज़रूरत काफ़ी कम लोगों को रहती है। लेकिन अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो बेटर टू स्विच टू इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन जितना सेफ टैबलेट्स नहीं है, मतलब वो सेफेस्ट इज़ द इंसुलिन। तो उसके लिए मेंटल प्रिपेयर्डनेस मदर को, फादर को, फैमिली मेंबर्स को, सबको चाहिए होता है। राइट। अब सर, इंसुलिन और डायबिटीज़ के टैबलेट से ना लोगों को बहुत डर लगता है। सो व्हाट डू दे डू इज द मोमेंट दे डायग्नाइज डायबिटीज़, तो वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उनसे दवाई लेंगे, फिर कुछ हफ्तों या फिर महीनों में उनका कंट्रोल आ जाए, उसके बाद वो दवाई अचानक से बंद कर देते हैं एंड दे स्टार्ट ईटिंग सम नीम के पत्ते एंड सम सम करेला, अदर हर्ब्स, एंड वो जो भी होता है वो उससे ट्राई करते हैं कि हमें दवाई ना लेनी पड़े, और इस तरीके से वो क्योर करते हैं। हाउ सेफ इज दैट एंड शुड दैट बी डन और नॉट? डेफिनेटली नॉट, मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको यूजुअली टैबलेट्स या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर रिटर्न टू नॉर्मल से नहीं होता है, तो फिर आपको टैबलेट्स या इंसुलिन, डिपेंडिंग ऑन आपका कोमॉर्बिडिटी कैसी है, टैबलेट्स आपको सूट करती है नहीं करती है, किसी भी तरीके से शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। यूजुअली देखा गया है कि टैबलेट्स तो लोग ले लेते हैं, लेकिन इंसुलिन का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। बहुत घबरा जाता है। इसलिए मैं ये भी प्रेफ़र करता हूँ कि जब भी किसी में फर्स्ट टाइम इंसुलिन इनिशिएट करना होता है, तो उसका 1 या 2 मिनट मतलब मेरे सामने ले, उसकी इंसुलिन का टेक्निक सिखानी पड़ती है, उसकी साइट कैसे, स्टोरेज कैसे रखना है, उसकी नीडल चेंज करनी होती है, वो सब कुछ डिटेल में उसको समझाना पड़ता है। इंसुलिन होता है, इंसुलिन के लिए स्टिग्मा तो रहता ही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैंने बोला कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो बच्चे को अगर 3 या 4 साल से हो गया है, तो वो 8 या 9 साल का होगा, तब से वो अपने आप ही इंसुलिन लेने लगता है। और अभी पेन डिवाइसेज़ आते हैं, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल है, ईज़ी टू कैरी है। आप स्कूल में भी ले सकते हैं, जस्ट बिफोर लंच या जो भी स्कूल में खाता है, तब भी ले सकते हैं। मतलब अभी काफ़ी कन्वीनिएंट हो चुका है और सेफ़र भी है कंपेयर टू प्रीवियस इंसुलिन्स। राइट। अब सर, डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट्स हैं वो अलग अलग एज ग्रुप में हैं, तो आप उन्हें ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? जैसे बच्चे हैं तो उनका अलग ट्रीटमेंट होगा, बड़े हैं उनका अलग होगा, बूढ़े हो गए हैं उनका अलग होगा, तो आप उन्हें कैसे ट्रीटमेंट देते हैं एज वाइज? यूजुअली बच्चे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट 100%, बट यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ रहता है, तो उसमें तो इंसुलिन के अलावा प्रैक्टिकली कोई अदर ऑप्शन नहीं है। यस, एक्सपेरिमेंटली पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल, वो सब चल रहा है, लेकिन वो इतना फिजिबल नहीं है। मतलब हम रूटीन पॉपुलेशन की बात करें, तो उसके लिए तो इंसुलिन ही बेस्ट ऑप्शन है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। यस, इसमें फ़र्क है कि आप 4 बार इंसुलिन लेना चाहते हैं, इंसुलिन पंप लगाना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है।
लेकिन इंसुलिन पंप भी कॉस्टली आता है, इसलिए वो भी अफोर्डेबिलिटी वो सब देख के सजेस्ट करते हैं। मिडल एज में है अगर, तो इनिशियल स्टेजेस में यूजुअली टैबलेट्स 2 या 3 डिपेंडिंग ऑन द शुगर लेवल्स कंट्रोल आ जाता है। अगर नहीं आता है या फिर टैबलेट्स टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको कोई ऐसी साइड इफेक्ट्स होती है टैबलेट से, तो हम ऐसा करते हैं कि 2 बार टैबलेट या 3 बार टैबलेट और कॉम्प्लीमेंट्री 1 टाइम इंसुलिन करके शुगर कंट्रोल करते हैं। लेकिन एल्डरली में सेम टैबलेट से या इंसुलिन से, मतलब समरी ये है कि शुगर कंट्रोल रहना चाहिए, आइदर टैबलेट्स या इंसुलिन, और वो विद इन रेंज रहना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएट कम करना चाहिए। लेकिन एल्डरली में हम ऐसा रख सकते हैं कि उनका टारगेट है वो थोड़ा लेक्स रख सकते हैं। अगर यंग पेशेंट है तो उनका हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल देते हैं, जो फास्टिंग जो है 80 to 120 मैक्सिमम 100 उसके अराउंड रखने का ट्राई करता है, और पोस्ट वैंडल होता है वो 150 160 के जितना करीब रहे वो अच्छा रहता है, क्योंकि डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशन एज के साथ बढ़ते रहेंगे, मतलब जितना ड्यूरेशन रहेगा डायबिटीज़ का उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। इसलिए यंग एज में आप जितना अच्छा कंट्रोल करोगे तो वो आपको कॉम्प्लिकेशंस इतने कम होंगे ओल्डर एज में। और अगर 80 ईयर्स है, 85 ईयर्स है, मतलब बेड रिडन है, तो उसमें हम थोड़ा लेक्स कर सकते हैं कि आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ना हो तो चलेगा, कि जब लो शुगर अवॉइड करना उसमें प्रीफर करते हैं। राइट। अब सर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि डायबिटीज़ हुआ उसके बाद से पूरी ज़िंदगी हमें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी या नहीं खानी पड़ेंगी, फिर उसको हम बिल्कुल रिवर्स कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी का शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर किसी का बहुत फ्लक्चुएशन होता है शुगर लेवल्स में, तो यूजुअली हमें डोज एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और रही बात डायबिटीज़ रिवर्सल की, तो यस वो पॉसिबल है, लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब आपका रिसेंटली डायग्नोस हुआ है, अभी 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल तक है, और आप एकदम एक्टिव है, अपनी फिजिकल लाइफस्टाइल सुधारने के लिए अपने डाइट पे फोकस करेंगे, बहुत ही हाईली मोटिवेटेड है, तब वो रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक में सेम थिंग वर्क करेगी या नहीं करेगी, सो इंडिविजुअल पे है। लेकिन अगर आप रिवर्सल का ट्राई भी करते हैं विदाउट टैबलेट्स, तो एटलीस्ट फ्रीक्वेंटली चेक करता रहेगा, अगर फिर से होने के चांस तो कंपेरेटिव टू नॉर्मल सब्जेक्ट तो ज़्यादा ही रहते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग इज द क्रक्स, मतलब वो तो चाहिए होगा। राइट। सर हमारे पॉडकास्ट एपिसोड में एक सेगमेंट है जिसका नाम है टेक अवे सेगमेंट, जहाँ पे मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, आपके कुछ क्विक आंसर्स चाहिए, जिससे हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें कुछ फ़ायदा हो, और ये यूटिलिटी काइंड ऑफ सेगमेंट है, तो वो इससे इम्प्लीमेंट कर सके। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जो शुगर फ्री आइसक्रीम्स आते हैं या फिर शुगर फ्री टैबलेट्स आते हैं या फिर जितना भी मार्केट में फ़िलहाल शुगर फ्री मिल रहा है, should that be taken by a diabetes patient or not? Ideally not. Natural is the best thing. अगर आप मतलब जो नेचुरल ट्राई कर सकते हैं बिना शुगर का, वो अच्छा है। लेकिन शुगर फ्री टैबलेट टेम्पररी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके जो मतलब जो उसका फियर है कि कैंसर होता है वो वगैरह, वो बहुत हाई डोजेज में और बहुत लंबे समय तक लेने से होता है। हम जो रूटीन में 2 या 3 टैबलेट पर डे लेते हैं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यस नेचुरल इज़ द बेस्ट। सर कुछ लोग होते हैं वो पूरा दिन शुगर कुछ जगह से खा लेते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट, लेकिन वो सुबह की चाय जो होती है वो शुगर फ्री पीते हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ता है, इतना इम्पैक्ट होता है, या फिर उनको चीनी वाली चाय पी लेनी चाहिए? नहीं, जितना कम हो उतना तो अच्छा ही है, कुछ ना करे उससे तो अच्छा है कि समथिंग वो करे, लेकिन पूरे वो अवॉइड करना चाहिए कि पूरे दिन कुछ ना खाए। जैसे कुछ ऐसे बोलते हैं कि जैगरी खा लेते हैं, जैगरी में ऐसा नहीं होता है, जैगरी इज गुड, लेकिन जैगरी भी 90% तो शुगर ही है। यस उसमें थोड़े से मिनरल्स होते हैं, वो सब होता है, थोड़ा फायदा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो शुगर ही है, इसलिए वो भी अवॉइड ही करनी चाहिए। राइट। अब सर बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो कंफ्यूजन देते हैं कि ये नेचुरल शुगर है, हम इसको कंज्यूम करें या फिर ना करें। इफ़ अ डायबिटीज़ पेशेंट हैज़ टू ईट फ्रूट्स या फिर अवॉइड फ्रूट्स, सबसे पहले आप हमें बताइए कि कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, और उसके बाद बताएं कि कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। सबसे पहले तो फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट जूस अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप फ्रूट खाते हैं तब उसमें फाइबर भी जाता है, वो आपको शुगर पर पिक होने में अवॉइड करता है, लेकिन फ्रूट जूस डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। फ्रूट्स में भी जैसे मैंगो है, चीकू है, बनाना है, वो अवॉइड करें तो बेटर रहता है। अगर आप ऑरेंज लेते हैं, थोड़ा सा एप्पल लेते हैं, बेरीज लेते हैं, उसमें इतना पपाया लेते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो लो पोटेशियम वाले फ्रूट है वो ही लेने चाहिए।
राइट। अब सर बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन दे गो आउटसाइड, लाइक जैसे घूमने के लिए गए हैं तो उनके पास फूड ऑप्शंस कम होते हैं जिसमें शुगर ना हो, तो तब अगर वो जैसे कुछ मिठाई खा ली या फिर रोटी 2 या 3 खा ली, तो ऐसा करने से उनके जो पूरे रूटीन होते हैं उसमें से कैसा इफ़ेक्ट होता है और उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब वंस इन अ व्हाइल होता है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। अगर वंस इन अ मंथ है या वंस इन अ 15 डेज़ है, जो भी, तो अभी जितना कंट्रोल करे वो तो बेटर ही है। लेकिन अभी डायबिटीज़ के लिए इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि सभी जगह पे आपको ऑप्शंस मिल ही जाएँगे। जैसे आपने बताया शुगर फ्री आइसक्रीम मिलता है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो होता है उसमें, लेकिन शुगर से तो कम ही नुकसान करेगा एज़ सच। इसलिए वंस इन अ व्हाइल दैट इज़ फाइन, बट रूटीन में वो नहीं होना चाहिए। अभी एक बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है या फिर ट्रुथ है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो शुगर होती है, जो रिफाइंड शुगर होती है, उसके बदले अगर हम जो साकर, जिसको बड़ा सा एक पीस आता है शुगर का, उसको हम उसके बदले यूज़ करें तो वो थोड़ा कम नुकसान करता है। इज़ दैट ट्रू और इज़ अ मिसकंसेप्शन? डायबिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें कोई फ़र्क नहीं। हाँ, उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग कम हुआ है, मतलब आपको केमिकल्स वगैरह सब थोड़े से कम मिलेंगे, इतना बेनिफिट है, लेकिन शुगर लेवल में वो फ़र्क नहीं इट करता। इज़ ऑल द सेम फॉर अ यस, डायबिटीज़ इट इज़ पेशेंट। ऑलमोस्ट सेम। ओके। अब डायबिटीज पेशेंट को एक कौन सी चीज है जो उन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करनी ही चाहिए, जैसे करेला हो गया या फिर बिल्ली का बिल जो पत्र, उसका लीफ फ्रूट आता है, आता हाँ, है फ्रूट आता है। उसका जूस हो गया, या फिर जामुन जो कहते हैं ब्लैक जामुन जो फ्रूट मिलता है उसका जूस या फिर उसका पाउडर या जो भी है, उससे बोलते हैं कि कम हो गया। इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए? एज़ सच कोई भी हाई फाइबर कंटेंट वाला, वो चाहे सैलेड्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, वो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, मतलब वो जनरल ले सकता है, लेकिन कोई ऐसी स्पेसिफिक थिंग नहीं है। फेनुग्रीक के जो दाने होते हैं, मतलब वो थोड़े से हेल्पफुल रहते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए और थोड़ा सा शुगर के लिए, लेकिन एज़ सच कोई मिरेकुलस थिंग नहीं है कि ये ऐड करेंगे तो आपको बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस मिलेगा। आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी रखिए, डाइट में कंट्रोल रखिए, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो सर, ये जो जामुन के पाउडर और जामुन के जूसेस जो फ्रोज़न मिलते हैं एंड दे क्लेम दैट इससे डायबिटीज़ कम हो जाता है, इज़ दैट ट्रू? कम तो नहीं होता है, लेकिन एज़ सच आप, मैं तो यही प्रेफ़र करता हूँ कि जो भी आप अगर जामुन खाना ही है तो एटलीस्ट नेचुरल लेके खाइए, उसका जूस वगैरह में ना जाए तो बेटर है। राइट, उसका पाउडर फॉर्म वगैरह भी पाउडर नहीं? भी सेम ही, मतलब इट्स ऑल द सेम। it's all the same। ओके। अब सर एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को होता है कि अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया, उसके बाद चाहे आपको सर्दी हो, चाहे आपको खांसी हो, फिर आपको कोई भी बीमारी हो, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। तो उस टाइम पे डायबिटीज़ की टैबलेट्स और साथ में जो हाई डोज़ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उससे उनके बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? नहीं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे रिकवरी में तो थोड़ा-सा डिले रहता है। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है, काफ़ी अच्छा कंट्रोल में है, तो बेटर होता है। लेकिन जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तब आपको मेन चीज़ ये होती है कि कभी-कभार हमें भूख कम लगती है, तो हमें उस वक़्त आपको फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करना है और उसके अकॉर्डिंग डोज़ एडजस्टमेंट करें तो बेटर रहता है। लेकिन किसी भी बीमारी में शुगर लेवल विदिन रेंज रहेगा, दैट इज़ लेस देन 200 एटलीस्ट रहेगा, तो वो बीमारी से भी रिकवरी होने में फास्ट रहेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। राइट। और बहुत सारे सीवियर केसेस भी होते हैं जहाँ पे सर्जरीज होने वाली होती है। जो डायबिटिक पेशेंट है उसको अगर कोई दूसरी बीमारी है तो उनको अगर सर्जरी करनी हो पड़े तो उनको कैसे अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाना चाहिए, बिकॉज इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर अ पेशेंट जिसको ऑलरेडी सर्जरी करनी है, तो वो कैसे अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करे? यस, मतलब आपको अगर सर्जरी करनी है, आपको ऐसा कुछ इन्फेक्शन हुआ है जिसमें आईवी एंटीबायोटिक्स आप एडमिट हुए हैं, तो यूजुअली हम टैबलेट्स बंद करके इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं और दिन में 5 या 6 बार शुगर चेक करके इंसुलिन का डोज एडजस्ट करके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंसुलिन इज द सेफेस्ट मॉलिक्यूल फॉर डायबिटीज कंट्रोल। किसी भी टैबलेट की कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहती है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करते हैं तो इंसुलिन वो बेटर रहेगा। पर्टिकुलर पेरी ऑपरेटिव पीरियड में, सर्जरी के पहले, सर्जरी के दौरान, उसके तुरंत बाद, वो सब इंसुलिन से बेटर कंट्रोल रहता है।
राइट। और सर कोई ऐसा सीवियर केस जो आपने अपने इतने सालों के करियर में डायग्नाइज किया हो डायबिटीज़ का, और जिसका एग्जाम्पल आप देना चाहें कि ऐसे केसेस भी क्योर हो सकते हैं या फिर कंट्रोल में आ सकता है, तो नॉर्मल पीपल कैन आल्सो डू? मतलब यूजुअली हम ऐसा सोचते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वो यंग एज में ही हो गया होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल में। लेकिन अभी एक ही वीक पहले ऐसा पेशेंट आया था जो 55 इयर्स की एज में उसको फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ डायबिटीज़, और वो टाइप 1 था। ओके। सो इनिशियली जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रिस्पॉन्स होता है कि नहीं मुझे डायबिटीज़ नहीं है, ये टाइप 1 नहीं हो सकता, टाइप 2 ही है। उसने पहले मानते नहीं है कि इंसुलिन से ही आएगा। जो रिपोर्ट्स जो ऑटो इम्यूनिटी के रिपोर्ट्स थे, सी पेप्टाइड के रिपोर्ट्स थे, सब करवाए लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बाद में एक आध हफ्ता दूसरी दवाई ली, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन बाद में वो इंसुलिन का वो स्टिग्मा रहता है, फ़ियर रहता है। जी। लेकिन उनका प्रॉपर एजुकेशन के साथ उनको कांस्टेंट फैमिली को भी लूप में लेके उनको भी समझा के सब कुछ करके रखा, तो आज वो मतलब काफ़ी अच्छा शुगर कंट्रोल है, उनकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। राइट। सो 55 की एज में भी टाइप 1 डिटेक्ट हो पॉसिबल है, सकता है? यस पॉसिबल है। और ऐसे कोई केसेस है जिसमें टाइप 2 डायबिटीज हो और फटाफट से उनको पता चला हो और तुरंत उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली चेंज करके डायबिटीज अपने लाइफ से टाटा बाय बाय कर दिया हो? यस पॉसिबल है, ऐसा केस भी होते हैं। अगर मतलब वो उसमें ज़्यादा होते हैं अगर उनका बेसलाइन जब वो ओबेस होता है, जब फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ आया तब उनका वेट अगर 85 है, 90 है, मतलब उनका ज़्यादा रहता है, तब वो वेट रिडक्शन करे तो डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकता है इनिशियल स्टेज में। अगर आपकी एज यंग है, आपका डाइट अगेन वो डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, हाईली मोटिवेटेड है, तो उससे रिवर्स हो सकता है। लेकिन वो आपको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा क्योंकि कभी भी वो टाइप 2 में चला गया, अगर डायबिटीज़ फिर से होने लगे तो उसको ट्रीट करना बेहतर होता है। राइट। अब सर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्जरी जो है आजकल बहुत फेमस हो रही है, जिसको डायबिटीज सर्जरी बोला जा रहा है, तो एक्चुअली है ये ओबेसिटी की सर्जरी, जहाँ पे कुछ सर्जरी करने के बाद उनका जो एपेटाइट है वो कम हो जाता है और उनका वेट लॉस भी तो होता है और साथ में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारे जो डिजीज़ हैं वो भी साथ में चले जाते हैं। तो वो कितना सेफ है? लोग इसको डायबिटिक सर्जरी कह के ही बुलाते हैं, तो हाउ सेफ इट इज़? यस, वो बैरिएट्रिक सर्जरी के हाँ। नाम से पहचानी जाती है। लेकिन अभी जब बैरिएट्रिक सर्जरी से बेनिफिट्स तो होते हैं, अगर आपको मॉर्बिड ओबेसिटी है, अगर आपका बीएमआई 35 से भी ज़्यादा है, 40 के अराउंड है, तो उससे बेनिफिट्स तो होता है। लेकिन आज डायबिटीज़ के लिए टैबलेट भी ऐसे अवेलेबल है कि जो आपका 10%, 15% अप टू 20% वेट रिडक्शन सिर्फ टैबलेट से कर सकती है। ओह! इसलिए अभी मतलब मोस्ट ऑफ द बैरिएट्रिक सर्जन भी ऐसा प्रेफर करते हैं, मतलब ऑप्शन देते हैं एटलीस्ट पेशेंट को कि आप पहले ये टैबलेट्स ट्राई कीजिए, अगर उससे नहीं आता है तो फिर सर्जरी के लिए जाएंगे। और अभी जैसे 1-2 मॉलिक्यूल अभी क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है, tirzepatide जैसा मॉलिक्यूल है जो अप टू 25 to 30% वेट लॉस करता है वंस अ वीक इंजेक्शन से। ओके, तो ये सेफ है करवाना? अगर आपको मॉर्बिड ओबेसिटी है तो उससे तो अच्छा ही है कि वेट लॉस होगा तो आपको बेनिफिट होंगे। उसके भी थोड़े से कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो तो हर प्रोसीजर के साथ एसोसिएटेड है, वो तो रहते ही है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए करवा सकते हैं। पहले मतलब आप टैबलेट्स ट्राई कीजिए, जैसे ओरल सेमाग्लुटाइड करके जो टैबलेट आती है वो अभी काफ़ी चल रही है वेट रिडक्शन के लिए, और वो रिजल्ट भी देती है। मोर और लेस सब में अलग अलग होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 10% जितना वेट लॉस तो होता है रूटीन में। और ऐसे केसेस में क्या वो रिवर्स होने के चांसेस हैं कि फॉर टाइम बीइंग जो है वो उनका बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद थोड़ा टाइम डायबिटीज चला गया लेकिन फिर वो वापस भी आया है? यस, वापस आ सकता है, मतलब काफ़ी को आया है विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years 7 years फिर से आ सकता है। मतलब ऐसे एज सच वो क्योरेबल नहीं है कि वो एकदम रिवर्स करके नहीं जाएगा, लेकिन यस बेनिफिशियल तो है। और अभी सर बहुत सारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके दादा है या फिर उनकी नानी है या फिर किसी भी फैमिली में किसी को अगर डायबिटीज़ है, तो उनको छोटे बच्चों को ही लाइक 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल की उम्र में ही उनका शुगर कंट्रोल करवाती हैं उनके पेरेंट्स। तो ये कितना सही है? इज़ दैट राइट? या फिर उनको जो खाना है खाने देना चाहिए? हेरिडिटरी एवरी टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी, कभी कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है, तो ये
थॉट प्रोसेस कैसा है, ये अच्छा है या फिर ये नहीं करना चाहिए? डाइट में कंट्रोल तो करना चाहिए। जैसे बच्चे को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होता है, मतलब रेडी टू ईट पैकेट्स है, पेस्ट्री है, पफ है, उसमें रिस्ट्रिक्ट तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर दे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम करनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसको प्रमोट करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए कि बाहर जाके खेले, फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहे, और सिर्फ डाइट में भी ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम बंद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंट्रोल करना ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चों में ओबेसिटी के प्रेवलेंस है वो बढ़ता रहता है, और अगर आप शुरू से ही ओबेसिटी रहता है तो फिर यंग एज में डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वैसे भी आप अगर वेस्टर्न काउंटर पार्ट में देखें तो उनको डायबिटीज जब 45 या वो एज में आता है, इंडिया में वो 10 साल पहले आ जाता है, 35 के अराउंड आ जाता है, 30-35। इसलिए डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वगैरह सब रिस्ट्रिक्ट करना बेटर ऑप्शन है। जी। और सर ये जो डायबिटीज होता है वो सिर्फ शुगर के इंटेक से ही आता है या फिर जंक भी इसके पीछे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है? यस, शुगर एज सच शुगर से डायबिटीज नहीं होता है, लेकिन जब आपका कैलोरी जो इंटेक है और जो आप कैलोरी एक्सपेंड करते हैं, मतलब वो खर्च करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी, वो जब इम्बैलेंस होता है, जब आपका कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा होता है और जब आप खर्च बहुत कम करते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आता है। और डायबिटीज सिर्फ शुगर का नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर वगैरह तो है ही, प्रोटीन, फैट, तीनों को मेटाबॉलिज्म का अफेक्ट करता है। इसलिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वगैरह सबसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुगर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन बाकी सब प्रॉब्लम तो होते ही, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा, वो सब प्रॉब्लम तो होते ही है। राइट, थैंक यू सो मच सर, इट वाज सो एनलाइटिंग टू नो सो मेनी फैक्टर्स, और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आपने दूर किए हैं। ऐसा कोई मिसकंसेप्शन या फिर मिथ्स है जो आप यू हैव कम अक्रॉस एंड यू वुड लाइक टू शेयर? यस, डेफिनेटली। जो यूजुअली डायबिटीज में हम शुगर तो सब मतलब कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन एज सच जैसे रूटीन प्रैक्टिस में देखा गया कि आधे लोगों को पता ही नहीं है कि डायबिटीज है। जिनको पता है उनमें से आधे लोगों का कंट्रोल नहीं रहता है, और जिनको शुगर कंट्रोल है तो बाकी के पैरामीटर्स इतने सारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए जब भी हम डायबिटीज ट्रीट करते हैं तो सिर्फ शुगर नहीं, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और वेट, इन सभी को कंट्रोल करना चाहेंगे। जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, क्योंकि पेशेंट क्या देखता है कि साइड में जो लैब का रिपोर्ट होता है उसमें जो रेफरेंस रेंज लिखी हुई है उसमें है, तो वो बोलेगा कि चलो ठीक है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका आपकी पर्सनल हिस्ट्री वगैरह नहीं पता है। अगर आपको यंग एज में डायबिटीज हुआ है, आपके फैमिली में किसी फादर या मदर को अर्ली एज में अटैक आया था या पैरालिसिस हुआ था, वो सब हुआ था, तो आपका कोलेस्ट्रॉल उसके हिसाब से कम होना चाहिए। जैसे रूटीन में वो तो लिख देगा कि 130 से नीचे एलडीएल है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका डायबिटीज़ है तो वो 100 से नीचे ही होना चाहिए। अगर आपके फैमिली में किसी को अटैक आया वैसा कुछ है तो वो 80 से नीचे होना चाहिए। अगर आपको खुद का अटैक आया है, मतलब पैरालिसिस हुआ है, वो सब है, तो वो 55 से नीचे होना चाहिए। इसलिए वो सिर्फ रिपोर्ट पढ़ के ऐसा बोलेगा कि नहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, वैसे बहुत आता है, इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए। राइट, सो ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं कि आप खुद रिपोर्ट एनालाइज मत कीजिए, प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। क्योंकि लेबोरेटरी वाले को आपकी हिस्ट्री नहीं पता है, वो तो सब में एक ही रेफरेंस रेंज लिखेगा, इसलिए वो तो मिसकंसेप्शन है। सर एक और बात है कि जो भी डायबिटीज पेशेंट होते हैं वो जनरली जनरल फिजिशियन के पास जाके ही अपना डायबिटीज रिपोर्ट दिखाते हैं और वो उनको जो दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं, और एक आप के जैसे डायबिटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट जो डायबिटीज के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनके और उनके ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क होता है और क्यों स्पेशली डायबिटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए? देखिए, उनका भी एम तो सेम ही है कि शुगर कम करना है और शुगर हमें भी रेंज में लाना है, लेकिन आप किस तरीके से लाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मार्केट में काफ़ी ऐसी दवाई है, जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स का ग्रुप है, वो सब आपके सिर्फ शुगर तो कम करेगा ही, लेकिन आपके हार्ट के लिए, किडनी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए कौन सा मॉलिक्यूल कब यूज़ करना है, अगर बेसिक डाइट मतलब कंट्रोल में रहता है, इतना ज़्यादा शुगर फ्लक्चुएट नहीं होता है, देन इट इज़ फाइन कि आप जनरल फिजिशियन के साथ जाके वो टैबलेट करवा सकते हैं। लेकिन आपको फ्लक्चुएट हो रहा है, आपको साथ में बहुत कोमॉर्बिडिटीज़ है, आप ओबेज है, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, मतलब रात को जब खर्राटे मारते हैं वो उसका प्रॉब्लम होता है, वो सब होता है, तो जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है उसमें डायबिटोलॉजिस्ट का एक रोल आता है। इसमें डायबिटोलॉजिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ज़रूरत पड़ने पर प्लास्टिक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन सब का रोल आता है उसमें। राइट, अब सर हम ये भी पूछना चाहेंगे कि कितने क्वाइट ऑफन
कितने टाइम ड्यूरेशन में अपना डायबिटीज़ जो है वो चेक करवाना चाहिए, जैसे कि आफ्टर 30s कितना फ्रीक्वेंटली हमें रिपोर्ट्स करवाने चाहिए हमारे ब्लड शुगर के, ताकि हमें पता चले कि दैट वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, क्योंकि कई बार डायग्नोज भी नहीं होता है और बहुत ख़राब स्टेज पर जाके पहुंच जाता है। यूजुअली ऐसा सजेस्ट करते हैं, अगर आपको कोई एज सच कोमॉर्बिडिटी नहीं है, मतलब आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आप स्मोक नहीं करते हैं, अल्कोहल इतना पीते नहीं है, मॉडरेशन में है, तो आप वंस अ ईयर करवाए तो इट इज़ फाइन, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर आपको फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, एज सच कोमॉर्बिडिटी है, तो आप वंस इन अ 6 मंथ या वंस इन अ ईयर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप ज़रूरी है। और लैब रिपोर्ट्स सिर्फ अपने आप इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, वो दिखा के उसके अकॉर्डिंगली मेजर्स लेने चाहिए। राइट। और जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनको कितने फ्रीक्वेंटली करवाने चाहिए रिपोर्ट्स? उनका शुगर लेवल अगर काफ़ी अच्छा कंट्रोल में रहता है तो फिर वंस इन अ 15 डेज़ या वंस इन अ मंथ करे तो वो इट इज़ फाइन। और हर 3 मंथ्स पे या हर 6 मंथ्स पे वो HbA1c लेवल अपना चेक कर ले। हर 6 मंथ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल, किडनी का फंक्शन, यूरिन का रिपोर्ट जिसमें अल्ब्यूमिन लीक होता है या नहीं होता है, वो सब चेक कर ले, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी कोमॉर्बिडिटी आ गई, तब फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। और अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो फिर आपको और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। राइट। तो सर ये फ्रीक्वेंटली चेक करने से ये ज़्यादा नहीं हो जाता, लाइक टेंशन बढ़ जाती है, फिर वो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, उसके लिए उसकी वजह से फिर कंट्रोल ही नहीं हो पाता, ऐसा नहीं होता? नहीं, अगर टेंशन बढ़ेगी तो हल्का सा शुगर बढ़ेगा, लेकिन अगर शुगर कंट्रोल ही नहीं है तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए चेक करते रहे, अगर वो रेंज में है देन इट इज़ फाइन। और अभी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा भी आता है, जिसमें आप यहाँ पे एक पैच जैसा लगा देते हैं जो अपने आप हर 5 मिनट्स में शुगर चेक करता है। आपको प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, उसका दर्द नहीं होता है, वो नहीं होता है। वो 14 डेज़ के ड्यूरेशन में हर 5 मिनट में अपने आप शुगर मेजर करेगा। आप फ़ोन से चेक कर सकते हैं, उसका रीडर आता है, उससे चेक करके फिर अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी हाई कभी लो बहुत होता है, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। राइट। और सर बहुत सारे लोगों में ऐसा पाया गया है कि घर पे हैं, कुछ अनइजीनेस हो रहा है और जब जाके फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका शुगर 400 तक है, 350 तक है, तो ये सीवियर तक पहुंच जाए उससे पहले पता नहीं चलता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? यूजुअली थोड़ा-थोड़ा पता चलता है, लेकिन क्या है कि सब इग्नोर करते हैं कि थोड़ा जैसे आपका शुगर 200 या 250 से आगे जाएगा तो आपको आइडिया तो आ जाएगा कि आपको यूरिन बार-बार जाना पड़ रहा है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, आपका वज़न कम हो रहा है, ऐसे आइडिया तो वीकनेस रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जब तक वो एंड स्टेज नहीं है तब तक वो इग्नोर करते रहते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग से अगर आप रूटीन चेक करेंगे तो भी पता चल जाएगा। और अगर आप बहुत फ्लक्चुएट करता है तो वंस इन अ वीक भी पूरा चेक करके अर्ली पता चल सकता है। और जैसे टाइप 1 डायबिटिक है तो उनको यूरिन डिपस्टिक भी आता है, अगर इलनेस के वक्त वो भी चेक कर सकते, कीटोन बन रहे हैं तो उसको जल्दी पता चल जाएगा। इसलिए जब टाइप 1 डायबिटीज का एक काफ़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, तो वो जाने से पहले ही पता चल जाता है। अगर आप फ्रीक्वेंटली शुगर चेक करते हैं या इवन यूरिन का रिपोर्ट्स भी करेंगे तो पता चल जाएगा। राइट। तो सर जब 400 तक पहुंच जाता है डायबिटीज़ तो वो इमीडिएटली इंसुलिन के अलावा तो कंट्रोल ही नहीं हो पाता, तो ऐसे केसेस में क्या दूसरे एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं? अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो अगर 400, 500, 600 तक चला जाता है तब आपका डिहाइड्रेशन होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये कंटिन्यू रहा, 5 दिन 6 दिन अगर कंटिन्यू रहा, तो आपको कॉन्शियसनेस भी आपकी इम्पेयर हो सकती है, आप लेट स्टेज में कोमा में भी जा सकते हैं, वो सब तो होता ही है। और जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है उसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में होता है एक लेगेसी इफेक्ट, मतलब आपको जब पहली बार पता चला आपको डायबिटीज़ है, तब पहले 3 या 5 साल तक आप जितना अच्छा कंट्रोल करेंगे तो आपको लेटर स्टेजेस में कॉम्प्लिकेशन कम रहेंगे। आपको पॉसिबिलिटी है कि कम डोज की दवाई से शुगर कंट्रोल रहे, इंसुलिन की ज़रूरत अर्ली स्टेज में ना पड़े, मतलब पूरे। और जब भी जो भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है उसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट या एटलीस्ट डिले कर सकते हैं। तो मतलब पहले
जब आप डिटेक्ट हो Yes. जाते हैं उसके बाद आपको एक्शन में आ जाना है, तो 2-3 साल के बाद फिर आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। विद इन फर्स्ट 3 to 5 इयर्स रिवर्सल के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, वो पॉसिबिलिटी जो है वो अच्छी रहती है और उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए Right. उसे लेगेसी इफेक्ट कहते हैं कि आप पहले 3 या 5 साल जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपको पीछे की लाइफ में अच्छा रहेगा। सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं, मेरे घर में भी हैं और आसपास में भी मैंने देखे हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो क्या करते हैं कि जिस दिन उनको रिपोर्ट करवानी होती है उसके 2 दिन पहले खाना वो एकदम शुगर खाना बंद कर देंगे, ताकि अब अगर हम उन्हें पूछेंगे तो बोलेंगे मेरा 2 दिन के बाद शुगर का रिपोर्ट है। हाउ एडिक्वेट इज दैट एंड वो एक्यूरेसी आती है क्या? नहीं, इसीलिए हम HbA1c का रिपोर्ट ऐड करते हैं क्योंकि HbA1c का जो रिपोर्ट है वो आपके पिछले 3 महीने का एवरेज बता देगा। इसलिए Okay. आपने पिछले 2 दिन में क्या किया है उससे HbA1c को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ अगर किडनी की ज़्यादा बीमारी है, लीवर की कोई एंड स्टेज बीमारी है तो उसमें HbA1c इतना रिलायबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको आइडिया लग जाता है कि इसने सिर्फ आज रिपोर्ट करवाने के लिए कम खाया है या ये रूटीन में अच्छा खाता था। सो अगर नॉर्मल ब्लड शुगर रिपोर्ट है, HbA1c नहीं है, वो नॉर्मल ब्लड शुगर रिपोर्ट उसमें आपको पता चल जाता है कि इसने 2 दिन पहले से नहीं, बंद कर उसमें डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन HbA1c से तो क्लियर हो जाएगा कि Okay. पिछले 3 महीने से तो एटलीस्ट कंट्रोल में नहीं है आपका शुगर। वो Right. clear हो जाता है। It was absolutely fun to have you on this podcast platform और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है जिससे कि काफ़ी सारे डायबिटिक पेशेंट और उनके फैमिली को भी बहुत नॉलेज मिलेगी। और एक बात, मोरल सपोर्ट जो होता है ना फैमिली का, वो कितना मैटर करता है व्हेन अ पेशेंट इज डायबिटिक। डेफिनेटली फैमिली मतलब सिर्फ पेशेंट को ट्रीट नहीं करना है, फैमिली मेंबर्स को भी ट्रीट करना है, मतलब उनको भी समझाना है कि इनके साथ मतलब ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ हुआ है तो शुगर बंद कर दो। यस ऐसा भी नहीं है, मतलब उनको भी समझाना होता है। फैमिली का सपोर्ट अटमोस्ट वो इम्पोर्टेंस प्ले करता ही है, शुगर के लिए भी, उसकी मेंटल पीस के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, इट वाज Thank you. प्लेजर हैविंग यू ऑन द थैंक शो। यू। हम ऐसे ही, जैसे डॉक्टर वर्षल शाह ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, ही एज अ डायबिटोलॉजिस्ट हैज़ ट्रीटेड सो मैनी पेशेंट्स और उनके पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं और उनके एक्सपीरियंस से हमें बहुत सारा नॉलेज मिला, जिससे कि हम हमारे आसपास के जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनसे कैसे बिहेव करें और अगर हमें भी कुछ रिस्क है तो हम उसको कैसे अवॉइड करें और कैसे हम हमारे रिवर्सिबल डायबिटीज़ भी कर सकते हैं अगर 3 से 5 साल मतलब आपको जैसे डायग्नोज हुआ है उसके तुरंत 3 से 5 साल में आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर सर। एंड ऐसे ही दूसरे गेस्ट को मैं लाऊंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ लेट्स टॉक पॉडकास्ट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑफ कोर्स keep sharing the knowledge and do contact us for any feedback, suggestions and opinions. अगले एपिसोड में मिले, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड फर्नीचर कर्टेसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।